हेलो प्रेन, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को जो है आरपीएफ कांस्टेबल के जो है यूथ कंपटीशन टाइम बुक के जो है प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है भाई, जिसमें हम जीएस और जीके के पार्ट को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक है भाई, 10 प्रैक्टिस सेट है, 10 आपको कराएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये फर्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट होगा यूथ कंपटीशन टाइम बुक। ठीक है, तो आरपीएफ, ठीक है भाई, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। ठीक है, कांस्टेबल के लिए ये जो है होगा, जिसमें कुल जीएस के आप जानते हैं भी 50 प्रश्न आएंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप अच्छे स्कोर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है भाई, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न इसमें रखा गया है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। तो नहीं वाला आपको बताना है। ठीक है, नहीं आता है ये आपको बताना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ, देखिए पूरा पाषाण काल आता है भी, नव पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है, लेकिन ताम्र पाषाण नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत देखिए नहीं वाला आपसे पूछा गया है, तो ताम्र पाषाण हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ताम्र पाषाण युग जो है नव पाषाण युग के बाद आया था। ठीक है, यह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, जिसमें जो है मनुष्य जो है तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा, और ये लगभग जो है 5000 ईसा पूर्व में जो है मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तो इसलिए इसे ताम्र पाषाण कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना, ये नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदाड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है भाई, तो ये आप जानते हैं सिंधु सभ्यता का स्थल है। तो ये आपसे कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि यह कहाँ पर स्थित है, किस नदी के पास है और किसने खोजा है। ठीक है, और इसे और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका देखिए मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। पूछा गई कई बार गया है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदाड़ो को। ठीक है, यह सिंधु घाटी के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इसकी खोज भाई कब हुई थी, 1922 में। 1922 में बताइए ये किसने खोजा है। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ के अवशेष कुछ मिले हैं, जैसे कांसे की नृत्य करती नारी, ठीक है, की मूर्ति मिली है, और योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति यहाँ पर मिली है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी यहाँ पर, सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा रखाल दास बनर्जी हो जाएगा। तो ठीक है, तो आरडी बनर्जी, राइट आंसर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं भाई, यहाँ से कुछ प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं कहाँ से, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, मनका बनाने का कारखाना, एकमात्र स्थल जहाँ दुर्ग नहीं था। ठीक है, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का मैदान, ये कहाँ पाया जाता है भैया, ये आपका चनहुदड़ो में। ठीक है, चनहुदड़ो से आपका यहाँ पर जो है वक्राकार ईंट प्राप्त हुई है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, मनका बनाने का कारखाना, एकमात्र स्थल जहाँ दुर्ग नहीं था। ठीक है, और बिल्ली का पीछा करते हुए उस साच कहाँ है, चनहुदड़ो से मिला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। देखिए लोथल आया है। ठीक है, लोथल के बारे में कुछ जान लेते हैं। लोथल में ये आपका कहाँ है, भारत में है, गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। ठीक है, और यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। डॉक्टर SR राव ने इसकी खोज की थी। यह जो है बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, गुजरात एक बंदरगाह है। ठीक है, बंदरगाह है। ठीक है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, और यहाँ से जो है धान बाजरे के साक्ष्य और फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और वहीं कालीबंगा पूछा जाता है, कालीबंगा कहाँ पर है। ठीक है भाई, कालीबंगा, और कालीबंगा कहाँ है, ये राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में स्थल है। ठीक है, राजस्थान में है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि कालीबंगा भारत के किस प्रदेश में है, तो ये आपको ध्यान रखना है राजस्थान में। खोज आप जानते हैं अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, और यहाँ से जो है भवन कच्ची ईंटों के बने थे। ठीक है, ठीक है, और धौलावीरा कहाँ है भाई, गुजरात में है। ठीक है, और कोटदा, यह जो है घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भी।
करें निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। ठीक है भाई, तो आप जानते हैं 4 वेद हैं। ठीक है, कितने वेद हैं भाई? 4 वेद हैं, जिसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सरस्वती का सबसे ज़्यादा वर्णन कहाँ है? ऋग्वेद में है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है किसमें है? यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सामवेद। ठीक है, सामवेद, यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सामवेद में कुल जो है ऋचाएं कितनी हैं? 1875 है। ठीक है, 1875 हैं। ठीक है, और जो है 75 इसमें सिर्फ है, और जो है शेष जो है आपको ऋग्वेद से ग्रहण की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सामवेद हो जाएगा संगीत से संबंधित। आइए देखते हैं अगला है भी। किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है द्वारा लिखी गई है। ये भी आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है भाई, ठीक है, बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? ये अल रूनी है। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है अल रूनी किसके समय में आए थे? तो अल रूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, किसके समय भाई? महमूद गजनवी के नबी के साथ जो है भारत यहाँ जो है आया था। ठीक है, और 11वीं शताब्दी में। ठीक है, 11वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, ये जो है किताब उल हिंद जो है अरबी भाषा में, ये कभी भाषा में पूछ ली जाती है तो अरबी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अल बरूनी की ये पुस्तक है, किनके समय आए थे? ठीक है, महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, 11वीं शताब्दी में आए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। कर कि हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? ये आपको बताना है किस देवता को ये समर्पित है। ठीक है, और ये कहाँ है भी? आपसे पूछा जाता है विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के वेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण किसने करवाया था भाई? इसका निर्माण चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोक महादेवी ने जो है विक्रमादित्य की कांचीपुरम के पल्लव राजा पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बनाया था। ठीक है, यह द्रविड़ शैली को दर्शाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ए नंबर से हो जाएगा, भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, तो ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है यहाँ। चलिए अगला देखते हैं। करें इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैरम खां को। ठीक है, आप जानते हैं भाई बैरम खां जो है अकबर के क्या थे? संरक्षक थे। ठीक है, बाल्यावस्था में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ये आपको बताना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर के समय। ठीक है भाई, अकबर के समय जानते हैं अकबर जो है 1556 से 1605 ईस्वी तक इनका क्या था भाई? शासनकाल था। इसी शासनकाल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए यह जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया नामक कंपनी बनाई, जिसकी स्थापना 1599 में इंग्लैंड के एक मार्चेंट एडवेंचर्स नामक दल के द्वारा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मार्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग्स इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से की गई थी। ठीक है, और दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भारत के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए क्या भी अधिकार पत्र प्रदान किया था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। मई 1857 में स्पेस के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये आपको बता, देखिए 1857 की क्रांति जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कहाँ से कौन किसने जो है नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अवध से। ठीक है, अवध मतलब लखनऊ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो है नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल जो है अवध मतलब लखनऊ से जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। तो ये कई बार प्रश्न आपका यूपी परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो दिल्ली से अगर पूछा जाए कि दिल्ली से किसने किया था भाई नेतृत्व, तो ये थे बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, और लखनऊ अवध हो गया। ठीक है, कानपुर से कौन थे? नाना साहब थे। ठीक है भाई, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। इलाहाबाद से लियाकत अली
खाते। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? तो ये आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा। तो किसने लहराया था भैया? मैडम कामा ने किया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो श्रीमती भीका जी रुस्तम कामा, ठीक है, भारतीय मूल की फारसी नागरिक थी जिन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में प्रचार किया था। ठीक है, तो इन्होंने जो है जर्मन के स्टुटगार्ट नगर में जो है 22 अगस्त 1907 को द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में जो है भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भी, कह रहे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? देखिए कई बार परीक्षा में पूछा गया भी, अनुच्छेद 14। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा, 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष। ठीक है, तो ये आपको ध्यान, देखिए बाल श्रम अधिनियम कब आया था? 1986 में। ठीक है, 1986 में। अगला देखते हैं भी, नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 से संबंधित है। तो ये आपको बताना है, 5 से 11 संबंधित है। करें नागरिकता, देखिए भाई नागरिकता तो आप जानते हैं अनुच्छेद कैसे है, 5 से 11 है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये आपको देना बताना है, या भारतीय संघ या मौलिक अधिकार। ठीक है भाई, तो जानते हैं भाग जो है एक में 1 से लेकर 4 तक क्या है भाई? 1 से लेकर 4 है, संघ है उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, और भाग 2 में जानते हैं नागरिकता 5 से 11 है, और भाग 3 में 12 से 35 तक मूल अधिकार है, और भाग 4 में 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, और भाग 4 का 51 का में मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो ये आपका चलता है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? आप देखिए ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा नागरिकता, ए नंबर। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 संबंधित है, किससे? नागरिकता से संबंधित है। कई बार पूछा गया है, तो ये भाग 2 में। ठीक है, भाग 2 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आपको बताना है। ठीक है, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 112। ठीक है, अनुच्छेद 112 जो है सही आंसर हो जाएगा। तो बजट जो है प्रतिवर्ष फरवरी माह में जो है केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा क्या किया जाता है भाई? प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखते हैं, करें कि राज्यसभा को स्पेस नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ से जो है आपके प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा से। ठीक है भाई, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए राज्यसभा अनुच्छेद कई में है? 80 में है। ठीक है, अनुच्छेद 80 में है। ठीक है, और इसका सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष होना चाहिए, या अस्थाई सदन कहलाता है। ठीक है भाई, अस्थाई सदन कहलाता है। ठीक है, कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है भाई, 6 वर्ष होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 12 सदस्यों को, ये कई बार पूछा जाता है कि 12 सदस्यों को जो है कौन मनोनीत करता है? तो ये राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है भाई, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अधिक से अधिक संख्या कितनी है? 250 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अस्थाई सदन है, 6 वर्ष इसका कार्यकाल है, 30 वर्ष उम्र होना चाहिए सदस्य बनने के लिए। ठीक भाई, और 12 सदस्य जो है क्या भी मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 80। ठीक है, तो ये आपको बताना है, राज्यसभा को स्पेस नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसे उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उच्च सदन के। ठीक, तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए तो ये आपका सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? ये आपको बताना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 78। ठीक है, अनुच्छेद 78 यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद। देखिए अनुच्छेद 72 में जो है आप जानते हैं कई बार पूछा गया क्षमादान है। ठीक है भाई, और अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं राष्ट्रपति को, ये अधिकार है। ठीक है भाई, और
23 में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है भाई। और क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 61 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इनके पर क्या लाया जा सकता है भाई, महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के अनुसार, ठीक है। और अनुच्छेद 352, ठीक है भाई, 356 और 360 भी याद रखिएगा। 352 में क्या है भाई, राष्ट्रपति शासन, अगर प्रदेशों में अगर सही तरह से संविधान के अनुसार कार्य नहीं चल रहा है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। 356 आप जानते हैं भी क्या है भाई, राष्ट्रीय आपात है, ठीक है। और 360 क्या है भी, ये आपका वित्तीय आपात है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आपात कितनी बार लग चुका है भाई, 3 बार अभी तक, और वित्तीय आपात अभी एक बार भी नहीं लागू हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 52 जो है, अनुच्छेद 52 जो है एक भारत का राष्ट्रपति होगा। चलिए आइए देखते हैं, अगला है द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है भाई, ये आपको बताना है। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है, राइट आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विधायकों को 2 अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है, ठीक है। अगला है संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनाव के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है, ये बताइए भाई। सही ऑप्शन हो जाएगा। ये कौन करते हैं भाई, ये चुनाव आयोग करते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। और इस अनुच्छेद के में 324 में चुनाव आयोग है। और देखिए 25 जनवरी 1950 को जो है इसकी स्थापना हुई, इसलिए हर साल जो है 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है भाई, मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। अभी आपको शायद बताया भाई, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 360, ठीक। तो अभी तक भारत में वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है। तो कई बार परीक्षा में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप बताएंगे अभी एक बार भी नहीं, ठीक है, ठीक है। अनुच्छेद 148 में क्या है भाई, इसमें जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। 148 अनुच्छेद कई बार पूछा गया है, ठीक है। और 143 में क्या है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है, ठीक है। और 72 में अभी बताया था भाई, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से संबंधित है, ठीक है। आगे देखते हैं, कहें कि आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो कौन है भी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। अगला है पृथ्वी का आकार कैसा है, ठीक है भाई। पृथ्वी का आकार कैसा है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए पृथ्वी को जो है नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है भाई, नीला ग्रह, अनोखा ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। और यह जो है सूर्य से दूरी के स्थान पर कितने हैं, तीसरे स्थान पर आता है भाई। और यह जो है बुध और शुक्र के बीच आता है। पूछा जाता है सूर्य के दूरी के क्रम में जो है पृथ्वी किस स्थान पर आती है, तो ये तीसरे स्थान पर आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यह जो है बुध और शुक्र के बीच है, ठीक है, सॉरी शुक्र के बाद है, ठीक है। बुध शुक्र पृथ्वी, ठीक है, तीसरे स्थान पर आती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और चलिए भाई, तो पृथ्वी का आकार कैसा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चपटा, ठीक है। गोला गोल है, चपटा गोल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है। देखिए यहाँ से आपके चट्टानों से संबंधित 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान, ठीक है। तो यहाँ से आपके प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। पूछा जाता है कि बताइए ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर निम्नलिखित में से अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है पूछा है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे, देखिए अवसादी चट्टान में बलुआ पत्थर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है भाई, ये आग्नेय है, ठीक है, आग्नेय है, और ये आपको बताना है, ठीक है, ठीक है। और ये स्लेट कैसा है, ये आपका कायांतरित चट्टानों के अंतर्गत आएगा। लिग्नाइट तो ये आपका कैसा है, ये कोयला है, ठीक है। तो देखिए आइए देखते हैं भाई 3 प्रकार के कौन से, देखिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए आग्नेय चट्टान के अंतर्गत कौन कौन आता है, एग्जाम्पल में ग्रेनाइट आएगा भाई, ग्रेनाइट, ठीक है। और क्या आएगा, बेसाल्ट, ठीक है, बेसाल्ट। और क्या आएगा भाई, डायोराइट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आग्नेय के अवसादी चट्टान, देखिए आग्नेय चट्टान में जो है ये आपके जो है
अवशेष नहीं पाए जाते हैं, ठीक है भाई। आगे देखते हैं अवसादी में, अवसादी चट्टान के अंतर्गत कौन आता है? बलुआ हो गया, बलुआ पत्थर, ठीक है। और क्या आता है भाई? चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है। और कायांतरित चट्टान में क्या आता है? जैसे पाइलाइट हो गया, ठीक है, सिल्ट हो गया, स्लेट हो गया। आपसे संगमरमर पूछा है, ठीक है, संगमरमर, ठीक है। संगमरमर जो है ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये कायांतरित चट्टान है, ठीक है। सिस्ट, स्लेट, पाइलाइट ये जो है आपके कायांतरित चट्टान के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये आपको उदाहरण भी ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? देखिए हो सकता है पूछा है, राइट आंसर हो जाएगा। तो किसका भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो जिसमें 78% जो है आपका वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन गैस विद्यमान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? देखिए नहीं वाला आपसे पूछा गया है, ठीक है, नहीं वाला आपको बताना है, ठीक है। देखिए स्पीति घाटी शीत मरुस्थल ये है, कच्छ का रण है, थार मरुस्थल है, लेकिन सिंधु घाटी का मरुस्थल नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ ये सही हो जाएगा। ये जो है कहाँ है? सिंधु घाटी का मरुस्थल या जो है पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है भाई, किसके साथ करता है। तो आप जानते हैं भाई भारत जो है कुल स्थलीय सीमा कितने देशों से साझा करता है? 7 देशों से साझा करता है, ठीक है, 7 देशों से साझा करता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ठीक है भाई। तो देखिए आइए देखते हैं भाई। देखिए आप किस किस देश से, देखिए बांग्लादेश से कितना साझा करता है भाई, यहाँ पे बांग्लादेश से ये 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। और चीन से कितना करता है भाई? चीन से जो है 3488 किलोमीटर, ठीक है। और पाकिस्तान से भाई कितना करता है? पाकिस्तान से 3323, ठीक है, 3323 किलोमीटर, ठीक है। और नेपाल से कितना करता है भाई? नेपाल से 1751, ठीक है, 1751 किलोमीटर। म्यांमार से कितना करता है? 1643, ठीक है, 1643। भूटान से भाई कितना? ये आपको 699, ठीक है, 699। सबसे कम किससे पूछा जाए? चलिए सबसे अधिक पूछा, सबसे कम बताइए। तो ये एक बचा है अफगानिस्तान, ठीक है भाई, अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। CPO-SI के प्रश्न में पूछा गया कि भाई बताइए भारत की सीमा इनमें से सबसे कम किस देश से लगती है? तो ये 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जानते ही केवल एक यूटी से लगता है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से इसकी सीमा लगती है। अब तो भाई बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बांग्लादेश से, ठीक है। बांग्लादेश से जो है सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। तो देखिए सीमाओं से प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक है, सीमाओं से संबंधित आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे भारत का वह कौन सा प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा से साझा करता है, तो गुजरात, ठीक है, गुजरात, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगर बांग्लादेश से पूछे कुल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो बताएंगे 5, ठीक है भाई, 5 बांग्लादेश जो है 5 राज्यों से सीमा साझा भारत के करता है, ठीक है। सबसे कम किससे करता है? मिजोरम से, ठीक है भाई। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है महेंद्रगिरी। देखिए यहाँ से और कुछ प्रश्न जो है सीमा से आया, तो आज आइए देखते हैं भाई कुछ रेखाएं जो है पूछा जाता है। देखिए रेड क्लिप रेखा ये किसके बीच है? ये भारत पाकिस्तान के बीच है, ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। ये 1947 में जो है सर सीरियल से रेड क्लिप द्वारा निर्धारित की गई थी, ठीक है। और मैकमोहन रेखा भारत प्लस चीन के साथ, ठीक है भाई, चीन के साथ ये जो है 1914 में निर्धारित की गई थी हेनरी मैकमोहन द्वारा, ठीक है। और डूरंड रेखा ये भारत अफगानिस्तान के बीच, ठीक है, 1896 में जो है हेनरी मेटिमर्स डूरंड के द्वारा, ठीक है। चल अगला देखते हैं भाई। कह रहे कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है भाई, कहां पर ये स्थित है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ है भैया? ये उड़ीसा राज्य में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिए इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए भाई, तो आज देखते हैं कुछ दर्रे जो है इंपॉर्टेंस वाले देख लेते हैं। ठीक है, जो आपसे बार बार पूछे देते हैं। अगर पूछे सिक्किम का, ठीक है, सिक्किम के दर्रे पूछे तो कौन हो? नाथुला है भाई, नाथुला है, नाथुला है, जलेपला दर्रा, ठीक है, जलेपला दर्रा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ है? नाथुला, जलेपला दर्रा। वहीं आपसे अरुणाचल प्रदेश के पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश में कौन आता है? बोम डिल्ला दर्रा और दीफू दर्रा, ठीक है, और मणिपुर का तुजू दर्रा, ठीक है, और आपसे हिमाचल प्रदेश का पूछ ले तो कौन सा? सिपकिल्ला दर्रा और रोहतांग दर्रा, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, और उत्तराखंड का नीति दर्रा है, माना दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है। ठीक है, उत्तराखंड में 3 दर्रे याद रखना है भाई, कौन? नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया यहाँ पर भारत, चीन और म्यांमार के त्रिसंधि का निर्माण करता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दीफू दर्रा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है भाई, सी नंबर सही हो जाएगा। ये दीफू दर्रा कहाँ है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? देखिए नहीं वाला आपसे पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा भाई? तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इंद्रावती हो जाएगा। ठीक है, तो ये गंगा की नहीं है, ये गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, अगला देखते हैं भाई, कहने कि लू एक प्रकार की है, लू एक प्रकार की है कि ये क्या है भाई? ये आपको बताना है, ये क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये लू जो है ये उसमें लहर है, मतलब ये क्या है? स्थानीय पावन है। ठीक है भाई, स्थानीय पावन है भारत की, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, सी। आइए देखते हैं कुछ जो है विश्व की जो है स्थानीय पावनें जो आपसे पूछी जाती है। ठीक है, ये आपको से कुछ जो है पूछी जाती है, जैसे पूछ ले चिनूक। ठीक है, चिनूक जो है गर्म स्थानीय पवन है, ये कहाँ की है? तो ये अमेरिका और कनाडा में चलती है। ठीक है, अमेरिका और कहाँ? कनाडा में। ठीक है, कनाडा में। ठीक है भाई, ये आपको सिरोको ये कहाँ चलती है भाई? ये गर्म है सहारा मरुस्थल में। ठीक है, और यह जो है रक्त वर्षा के नाम से भी जानी जाती है। हरमट्टम, ठीक है, हरमट्टम ये कहाँ चलती है भाई? ये जो है भी सहारा मरुस्थल में चलती है, जिसे डॉक्टर पवन भी कहते हैं हरमट्टम को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ब्लैक रोलर ये अमेरिका में। ठीक है, फान जो है स्विट्जरलैंड में चलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रिक फील्डर गर्म है ऑस्ट्रेलिया में चलती है। ठीक है, ये आपको इतनी कुछ स्थानीय पवनों के नाम को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं, करें इनमें से क्या किसी फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है? तो नहीं वाला आपको बताना है। ठीक है भाई, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, संपत्ति कर। ठीक है, अगला देखते हैं, संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से अभिप्रेत है। राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच सहयोग। अगला देखते हैं, कह रहे कि निम्न में से कौन बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे? तो ये कौन थे भाई? ये जो है राइट आंसर हो जाएगा महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय थे। ठीक, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी भाई? 20 जुलाई 1908 में। ठीक है, की स्थापना की गई थी। देखिए यहाँ पे आरबीआई की स्थापना आपसे कई बार पूछा गया है, पूछा जाता है। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। अधिनियम क्या था? 1934 का। ठीक है भाई, 1934 का। आपसे पूछा जाता है इसका राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया? तो 1 जुलाई 1949 को जो है भाई इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चल अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत सरकार कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? कौन करता है भाई? राइट आंसर हो जाएगा, तो ये वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है भाई, वित्त मंत्रालय करता है, फाइनेंशियल पॉलिसी। ठीक है, तैयार करता है कौन भाई? ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। अगला देखते हैं, करें कि यूएनडीपी का उद्देश्य है, यूएनडीपी मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 22 नवंबर 1965 में की गई थी। ठीक है, 1965 में की गई थी। या इसका उद्देश्य क्या भाई?
इसका उद्देश्य जो है गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे का विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, सूरज कुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, आयोजित किया जाता है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है जो कि 15 दिन चलता है। ठीक है, 15 दिन चलता है। तो ये हरियाणा में चलने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये फरीदाबाद जिले के सूरज कुंड में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। इसका प्रारंभ जो है 1987 से किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप से मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो ये भी आपका प्रश्न आया हुआ है अभी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कथक। ठीक है, ये जो है उत्तर भारत का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो कुल कितने शास्त्रीय नृत्य? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, कौन कौन? देखिए, भरतनाट्यम। ठीक है, नाट्यम जो है ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, ये जो है भरतनाट्यम। कथकली कहाँ का भाई? कथकली ये केरल का है। ठीक है, केरल। ठीक है, और कथक आपका उत्तर प्रदेश का हो गया। कुचिपुड़ी। ठीक है, ये कहाँ का है? देखिए, पूड़ी आधी पकी है आंध्र प्रदेश, ऐसे याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, कुचिपुड़ी आधी पकी है आंध्र प्रदेश। उड़ीसा का आप आसान है भाई, उड़ीसी जो है उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। मोहिनी अट्टम, देखिए मोहिनी अट्टम को अगर मोहिनी अट्टम को करेला दोगे भाई, करेला तो नहीं खाएगी, केरल ऐसे लगा लीजिएगा, आसान से याद हो जाएगा। ठीक है, मोहिनी नाम की लड़की है, उसे करेले की सब्जी दोगे नहीं खाएगी, केरल। ठीक है, और शास्त्रीय जानते हैं असम की है सबसे लेटेस्ट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भाई। मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? देखिए भाई, इनको जो है 2014 में जो है क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, शांति के क्षेत्र में। ठीक है, शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ये बी आर डिस्प्लेस्ड। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और ये कहाँ के हैं आप जानते हैं, पाकिस्तान की हैं। ठीक है, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए, काफी इंपॉर्टेंस है भाई, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? ये कब हुई थी भाई? ये जो है 1961 में हुई थी। ठीक है, 1961 में हुई थी। प्रथम जो है किनको मिला था? जी शंकर कुरूप को। ठीक है, कुरूप को जो है प्रथम जो है मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। ठीक है, और इनकी स्थापना 1961 में हुई थी। और कब दिया गया था? 1965 में इनको दिया गया था। ठीक है, 1965 में दिया गया था। ठीक है, और 11 लाख रुपए मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर भी हो जाएगा उर्वशी के लिए। ठीक है भाई, उर्वशी के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना इस पेज को हुई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, तो इसका मुख्यालय भी याद रखना है। ठीक है भाई, इसका मुख्यालय भी याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? ये जिनेवा सिटी भाई, ऐसे याद रखना, स्विट्जरलैंड की। अगर खूब सारा श्रमिक जो है मेहनत कर लेता है तो उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, तो जनेवा ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड है। चलिए, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 28 जून 1919 को। ठीक है, भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? कब लिया था भाई? देखिए, अगर पूछे आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरुआत हुई थी, कहाँ पर? तो यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब भारत का भी इसमें शामिल हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, तो ये 1920 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ सही हो जाएगा। प्रथम महिला जो है मेडल जो है कणम मल्लेश्वरी जो है ओलंपिक में लाई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक खेल में जो है टेबल टेनिस को कब शामिल किया गया था, तो 1988 में। ठीक है, 1988 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। ये आपको
अगला देखिए भारत में ये हो गया अभी, अगला देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है भाई, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो अगर आपसे पूछ लिया 2024 में डूरंड कप किसने जीता है, ठीक है भाई, किसने जीता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड ने जो पहली बार जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बार जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके संस्थापक आपसे पूछा जाए तो मोर्टिमर डूरंड के नाम से रखा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली है। ठीक है, तो कब मिली थी भाई ये, राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा बी नंबर 1988 में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। कौन है भाई, तो ये आप काफ़ी बार पूछा गया है। 1913 में जो है गीतांजलि के लिए इन्हें दिया गया था। ठीक है, गीतांजलि पूछा गया है भाई, गीतांजलि किसकी पुस्तक है, ये भी पूछा गया है, गीतांजलि। ठीक है, 1913 में दिया गया था, ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ये आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1901 में स्थापना हुई थी। ठीक है, 1901 में। अगर आपसे पूछा जाए और कुछ है, जैसे अमर्त्य सेन को जो है किस क्षेत्र में दिया गया था, तो ये 1998 में जो है किस में दिया भाई, अर्थशास्त्र में। ठीक है, वही सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन सिद्धांत के लिए जो है 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। वही कैलाश सत्यार्थी को जो है शांत के क्षेत्र में योगदान के लिए 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है। ये तो जानते हैं नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में नकद पुरस्कार के साथ स्पेस की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। देखिए 11 लाख का पुरस्कार भी मिलता है, और क्या दिया जाता है इसमें, ये सरस्वती का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सरस्वती की कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और यह जो है 22 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। आइए देखते हैं अगला है, उद्योग में शक्ति की इकाई है, आपसे पावर की इकाई पूछा जा रहा है, तो ये क्या भी अश्व शक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, एक हार्स पावर बराबर क्या होता है, 746 वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहे किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। कह रहे कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका बदल जाता है, क्या बदलता है भाई, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, वेग जो है हमेशा क्या रहता है, बदलता रहता है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देखिए भाई, रासायनिक परिवर्तन कैसे पहचानेंगे, जिसमें जो है जो सब्सटेंस होगा वो जो है कोई जो नया पदार्थ बनेगा, अगर उसे फिर उसी फॉर्म में सब्सटेंस के रूप में लाया जाए तो यह जो है प्राप्त नहीं होगा। जैसे कागज है, कागज को आप जला दीजिए, फिर क्या कागज राख बन जाएगी, क्या राख को फिर कागज बना सकते हैं, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो जिसे जो है किसी भी अपने ओरिजिनल फॉर्म को अगर उसे किसी में परिवर्तित कर दिया फिर उसी फॉर्म में लाया जाए तो वह जो है नहीं लाया जा सकता है, वह रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। ऐसे आप पकड़िएगा। ठीक है भाई, ईंधन का दहन क्या है, ईंधन आप दहन कर देंगे, जला देंगे, तो क्या फिर ईंधन मिल जाए, कहने का मतलब लकड़ी है, लकड़ी को जला दीजिए फिर लकड़ी मिल जाएगी, नहीं भाई, ये रासायनिक परिवर्तन है, हमको नहीं वाला बताना है। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, देखिए लौह में जंग लगना, ये रासायनिक क्रिया है। प्लेटिनम तार का, देखिए जल जाएगा, क्या प्लेटिनम फिर प्राप्त कर लेंगे, नहीं भाई, तो रासायनिक क्रिया। एक ही बचा, बी नंबर हो जाएगा, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन जो है ये भौतिक परिवर्तन है। अगला देखते हैं, कहीं तीसरी कक्षा को स्पेस सेल के रूप में निरूपित किया जाता है, बताइए भाई, सही ऑप्शन हो जाएगा, तो किसके नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यम। ठीक भाई, तो कैसे होता है, पहला क्या होता है के, दूसरा यल, तीसरा यम और चौथा यन, 4 कक्षाएं होती है, के यल यम यन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं भाई, 2। ठीक है, द्वितीय में कितने, तो देखिए 2n की पावर 2, ये आपको फार्मूला है। प्रथम में आपके 2, द्वितीय में 8, तृतीय में 18 और चौथे में कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 दूना 32। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है,
तो ये किसके अंतर्गत किया जाता है भैया? एडोल्फोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है। एड्रोलॉजी किसके अंतर्गत? ये पुरुषों में बाझपन का या यौन रोगों के अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और एग्रोबायोलॉजी में कृषि में पौधे का पोषण का जीवन का अध्ययन के लिए। ठीक है। और डेस्मोलॉजी इसमें जो है एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन किया जाता है। अगला है भाई, एक लंबा वृक्ष अपने अवशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? तो ये कर सकता है अभी कहाँ? ये ऑप्शन ए हो जाएगा, पुराने जाइलम। ठीक है। तो देखिए पौधे में जो है जाइलम पाया जाता है और फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम क्या कार्य है? ये जो है पौधों के विभिन्न शाखाओं में क्या ले जाता है? जल ले जाने का कार्य करता है। और फ्लोएम जो है भोजन ले जाने का काम करता है। ठीक है। चलिए भैया अगला लास्ट प्रश्न आपका यहाँ पे पढ़ेंगे। उत्परिवर्तन अनुवांशिक नहीं होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दैहिक में। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए इस प्रकार जो है इसमें 50 प्रश्न हमने कवर कर लिया। तो प्रथम जो है सेट आपका समाप्त होता है। ठीक है। तो इसी प्रकार जो है आपको 10 सेट कराएंगे। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है। तो कहेंगे तो आपको रीजनिंग के भी पार्ट हम करा देंगे इसका। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।